हेलो दोस्तों, वेलकम टू अवर चैनल टेस्ट मित्र। आज हम MBGK की 1000 क्वेश्चन सीरीज़ पे पहले पार्ट के बारे में डिस्कस करेंगे। इस पार्ट में 25 क्वेश्चन है और 25-25 क्वेश्चंस के हम 40 पार्ट डिस्कस करेंगे आने वाले टाइम में। तो शुरू करते हैं दोस्तों, बढ़ते हैं पहले पार्ट के पहले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन है, मोतियों की पारंपरिक गलसन माला के लिए जाने जाने वाला आदरकाज गांव मध्य प्रदेश के निम्नलिखित में से किस जिले में स्थित है? ऑप्शन है धार, अलीराजपुर, मंदसौर, झाबुआ। इसका सही जवाब है दोस्तों अलीराजपुर। मोतियों की पारंपरिक गलसन माला के लिए जाने जाने वाला आदरकाज गांव मध्य प्रदेश के अलीराजपुर जिले में स्थित है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ दोस्तों। लक्ष्मी नारायण मंदिर वास्तुकला की एक अनूठी शैली जो किले और मंदिर का मिश्रण है, मध्य प्रदेश के निम्नलिखित में से किस स्थान पर स्थित है? ऑप्शन है दोस्तों इंदौर, उज्जैन, मंदाता, ओरछा। इसका सही जवाब है ओरछा। लक्ष्मी नारायण मंदिर जो किले और मंदिर का एक मिश्रण है, वो मध्य प्रदेश के ओरछा जिले में स्थित है। यह मंदिर ओरछा जिले से 2 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, मध्य प्रदेश सरकार के कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय किस जगह में स्थित है? ऑप्शन है छोटी और बिखरी बस्तियों में, अत्यधिक आबादी वाले केंद्र में, धार्मिक अल्पसंख्यकों द्वारा आबादी वाले क्षेत्र में, बड़े कारखाना परिसर में। सही जवाब है दोस्तों इसका छोटी और बिखरी हुई बस्तियों में। मध्य प्रदेश सरकार के कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय, जिसको हम KGBV आवासीय विद्यालय भी बोलते हैं, एक आवासीय विद्यालय जहाँ बालिकाएं रहती हैं और हॉस्टल्स में रहकर पढ़ाई करती हैं। ये सिर्फ और सिर्फ फीमेल्स के लिए ग्रामीण क्षेत्र में वंचित समुदाय की लड़कियों के लिए स्थापित है, जो थोड़ी सी वंचित जगह से बिलोंग करते हैं, जहाँ पे इतना अभाव है शिक्षा का कि वहाँ पे शिक्षा नहीं पहुँच पाती, उस जगह पे ये स्थापित किया जाता है। और ये उनके शैक्षिक सशक्तिकरण और समग्र विकास को सुनिश्चित करने का एक जरिया है। ये लड़कियों को सीखने और व्यक्तिगत विकास के अनुकूल वातावरण प्रदान करता है। दोस्तों बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। खनिज संसाधनों की उपलब्धता के अनुसार मध्य प्रदेश भारत में कौन से स्थान पर है? ऑप्शन से तीसरा, चौथा, दूसरा या पहला। सही जवाब है दोस्तों इसका चौथा। खनिज उत्पादन में मध्य प्रदेश चौथे स्थान पर आता है तथा खनिजों से प्राप्त राजस्व में जो इनसे इनकम होती है उसमें दूसरे पर आता है। मध्य प्रदेश में कोयले से सबसे अधिक रॉयल्टी मिलती है, उसके बाद चूना, पत्थर, तांबा, बॉक्साइट और मैग्नीज का स्थान आता है। बढ़ते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ। मधई वन मध्य प्रदेश में निम्नलिखित में से किस जीव मंडल का हिस्सा है? मधई वन मध्य प्रदेश के निम्नलिखित में से किस जीव मंडल का हिस्सा है? ऑप्शन है पन्ना राष्ट्रीय उद्यान, कान्हा राष्ट्रीय उद्यान, सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान, पचमढ़ी राष्ट्रीय उद्यान। सही जवाब है दोस्तों इसका सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान। मधई वन आरक्षित वन का एक हिस्सा है और ये सतपुड़ा बायोस्फीयर परियोजना, जो सतपुड़ा बायोस्फीयर परियोजना है उसका एक ये इम्पोर्टेंट हिस्सा है। सतपुड़ा टाइगर रिजर्व स्तनधारियों की 52 प्रजातियां, 31 सरीसृपों और पक्षियों की 300 प्रजातियों का घर है, जिसमें से जो 14 प्रजातियां हैं वो लुप्त प्राय प्रजातियां हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। इकबाल पुरस्कार मध्य प्रदेश सरकार द्वारा किस क्षेत्र में उत्कृष्टता के लिए दिया जाता है? ऑप्शन है दोस्तों हिंदी साहित्य, शास्त्रीय संगीत, लोक कलाएं, उर्दू साहित्य। सही जवाब है दोस्तों इसका उर्दू साहित्य। इकबाल पुरस्कार की स्थापना 1986-87 में हुई। यह मध्य प्रदेश सरकार द्वारा रचनात्मक उर्दू लेखन के लिए दिया जाने वाला 2 लाख रुपए की राशि वाला, याद रखना दोस्तों, 2 लाख रुपए वाली राशि वाला पुरस्कार है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। स्पोर्ट्स इलस्ट्रेटेड इंडिया मैगजीन द्वारा 2017 स्पोर्ट्स पर्सन ऑफ द ईयर का पुरस्कार किसे दिया गया? ऑप्शन है सुनील छेत्री, नीरज चोपड़ा, विराट कोहली, किदम्बी श्रीकांत। सही जवाब है दोस्तों इसका किदम्बी श्रीकांत। 2018 में गोल्ड कोस्ट कॉमनवेल्थ गेम्स में स्वर्ण पदक जीता था किदम्बी श्रीकांत ने। 2017 में इन्हें इलस्ट्रेटेड के स्पोर्ट्स पर्सन ऑफ द ईयर के पुरस्कार के रूप में चुना गया। नॉर्मल सवाल ये भी आ सकता है कि 2018 में बैडमिंटन में किसने गोल्ड मेडल जीता, और ये भी पूछ सकते हैं कि 2017 में स्पोर्ट्स इलस्ट्रेटेड स्पोर्ट्स पर्सन ऑफ द ईयर का पुरस्कार किसे मिला। दोनों का ही जवाब किदम्बी श्रीकांत है दोस्तों। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। वर्तमान में मध्य प्रदेश में निर्मित सड़कों की कुल लंबाई कितनी है?
70,000 से कम, 80,000 से ज़्यादा, 17,000 75,000 के बीच में, या 75,000 से 80,000 के बीच में। सही जवाब है दोस्तों इसका 80,000 से ऊपर। मध्य प्रदेश में 2019 के डेटा के अनुसार 3,65,000 किलोमीटर सड़क का डाटा बताया गया है, और ये जो है 2018 के जो 3,63,972 किलोमीटर की जो पिछली संख्या है उससे ज़्यादा है, और सड़कों की लंबाई हर साल बढ़ती ही जा रही है दोस्तों। तो औसताना 1,97,293 किलोमीटर है। और अगर कोई आपसे इसके बारे में ऐसा कोई सवाल आता है तो जब भी 3,50,000 या 3,60,000 से ऊपर का जो भी ऑप्शन हो आप उसको लगा सकते हैं। अगले क्वेश्चन पर पढ़ते हैं। मध्य प्रदेश के बुरहानपुर जिले में स्थित NEPA लिमिटेड क्या उत्पादन करती है? ये नेपा है। नेपा लिमिटेड बहुत फेमस है, आप सबने सुना होगा इसके बारे में। ऑप्शन है इसके सीमेंट, इस्पात, अखबार, हथियार और गोला बारूद। दोस्तों इसका सही जवाब है अखबार। नेपा नगर इज फेमस फॉर इट्स न्यूज प्रिंट्स। नेपा नगर जो है वो अपने न्यूज प्रिंट पेपर मिल के लिए बहुत फेमस है। आप सबने सुना होगा नेपा नगर की पेपर मिल, नेपा नगर की पेपर मिल, क्योंकि ये इसलिए ज़्यादा फेमस है क्योंकि ये 1956 में बनी थी और ये एशिया की पहली पेपर मिल थी। नेपा मिल एशिया की पहली पेपर मिल थी और जिसका उद्घाटन 26 अप्रैल 1956 को पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने किया था, देश के पहले प्रधानमंत्री। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ऑस्कर जीतने वाले पहले भारतीय कौन थे? ये बहुत इंटरेस्टिंग सवाल है दोस्तों। ऑस्कर जीतने वाले पहले भारतीय कौन थे? ऑप्शन है सत्यजीत रे, AR रहमान, गुरुदत्त, भानु अथैया। तो दोस्तों इसका सही जवाब है भानु अथैया। हाँ, आपको भी लग रहा होगा कि भानु अथैया शायद पहले नाम नहीं सुना होगा आप में से कईयों ने, लेकिन हाँ इसका सही जवाब यही है कि भानु अथैया जी ने फिल्म गांधी में पोशाक डिज़ाइन करने के लिए यानी कॉस्ट्यूम डिज़ाइन करने के लिए ऑस्कर जीता था। उनके साथ साथ जॉन मैलो ने भी ऑस्कर जीता था पोशाक डिज़ाइन करने के लिए ही, और ये फिल्म के डायरेक्टर थे रिचर्ड एंटरबरी और फिल्म का नाम था गांधी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। मूल पंचतंत्र किसके द्वारा लिखा गया था? ये तो बहुत सिंपल सवाल दोस्तों, बहुत सारे बच्चों को पता होगा ये सवाल। ऑप्शन है इसके पंडित विष्णु शर्मा, चाणक्य, मुलकराज आनंद या भवभूति। सही जवाब इसका दोस्तों पंडित विष्णु शर्मा जी ने लिखा था। पंचतंत्र संस्कृत पद्य और गद्य में परस्पर संबंधित पशुदंत कथाओं का एक प्राचीन भारतीय संग्रह है जो 200 ईस्वी पूर्व से 300 ईस्वी पूर्व के बीच का माना जाता है, और इसका श्रेय जो है विष्णु शर्मा जी को दिया जाता है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ दोस्तों। सर्वश्रेष्ठ फिल्म के लिए गोल्डन पीकॉक पुरस्कार सर्वश्रेष्ठ फिल्म के लिए निम्नलिखित में से किस समारोह में प्रदान किया जाता है? गोल्डन पीकॉक जो है वो बहुत बड़ा अवार्ड होता है, और वो कौन से इसमें प्रदान किया जाता है? कैनन फिल्म फेस्टिवल, इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया, वेन्स फिल्म महोत्सव या गोल्डन ग्लोब्स में? सही जवाब है दोस्तों इसका इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल, यानी भारत का अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव। भारत का अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव 1952 से शुरू हुआ, और ये हर साल गोवा में मनाया जाता है। ये ऐसा मंच है जिसमें ये एक मंच प्रदान करते हैं सामाजिक सांस्कृतिक लोकाचार के संदर्भ में दूसरे भिन्न भिन्न देशों की संस्कृतियों को दिखाने का, और दुनिया के कई लोगों को अपना जो टैलेंट है वो प्रदर्शित करने का एक मौका देते हैं, और उनकी फिल्मों को यहाँ पे दिखाया जाता है। यह महोत्सव जो है वो सूचना और प्रसारण मंत्रालय के तहत और गोवा राज्य सरकार द्वारा संयुक्त रूप से आयोजित किया जाता है, और अक्सर ये फिल्म महोत्सव जो है वो गोवा में ही होता है। और ये जो सरकार है गवर्नमेंट ऑफ गोवा और नेशनल फिल्म डेवलपमेंट कॉरपोरेशन इसका संयुक्त रूप से आयोजित करते हैं। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ दोस्तों। गन कैरेज फैक्ट्री मध्य प्रदेश के निम्नलिखित में से किस स्थान पर स्थित है? ऑप्शन है दोस्तों इंदौर, ग्वालियर, भोपाल, जबलपुर। सही जवाब है इसका जबलपुर। गन कैरेज फैक्ट्री जिसे GCF जबलपुर के नाम से भी जाना जाता है, यह मध्य प्रदेश के जबलपुर जिले में स्थित है। ये एक रक्षा फैक्ट्री है जिसको हम ऑर्डिनेंस फैक्ट्री भी बोलते हैं इंग्लिश में, और मध्य प्रदेश के जबलपुर जिले से नर्मदा नदी बहती है
अगर ये पूछ ले कि नर्मदा मतलब किस किनारे पे जबलपुर है, किस नदी के किनारे पे जबलपुर है, तो हम लिखेंगे नर्मदा नदी के किनारे पे जबलपुर बसा हुआ है। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। मध्य प्रदेश के बघेलखंड क्षेत्र में स्थित गायकों का एक पारंपरिक समुदाय है, और वो कौन सा है? ऑप्शन है बम्बुलिया, रेवात, अल्हेत या बासदेव। ऑप्शन जो 4 है उसमें से जो करेक्ट ऑप्शन है वो है बासदेवा। बासदेवा गायकों का एक पारंपरिक समुदाय है जो बघेलखंड क्षेत्र में स्थित है। इस समुदाय के लोग सारंगी और चुटकी पेजन जैसे वाद्य यंत्रों का उपयोग करने महान पुत्र शरण कुमार के बारे में गाते हैं। उनकी पहचान उनकी पीली अलमारी से होती है और वे अपने सिर पर भगवान कृष्ण की मूर्ति रखते हैं। अगर ये पूछा जाए कभी कि कौन सी कम्युनिटी जो है वो भगवान कृष्ण की मूर्ति अपने सिर पर रख के घूमती है, तो भी इसका आंसर आएगा बासदेवा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। मध्य प्रदेश में भीम बेटका शैल आश्रयों की खोज किसके द्वारा की गई और दुनिया के सामने प्रकट की गई? ऑप्शन है ताराचंद, सच्चिदानंद सहाय, बिंदेश्वरी प्रसाद मिश्र, V.S. वांकणकर। ऑप्शन है, सही जो ऑप्शन है दोस्तों वो है V.S. वांकणकर। यह स्थल एक कुछ गुफाओं का दौरा करने और उसके प्रागैतिहासिक महत्व की खोज करने वाले पहले पुरातत्ववादी V.S. वांकणकर थे, जिन्होंने इन चट्टानों को देखा और सोचा कि ये उन चट्टानों के समान है जिन्हें उन्होंने स्पेन और फ्रांस में देखा था। वो पहले स्पेन और फ्रांस भी गए थे इस प्रकार की रिसर्च करने के लिए। तो दोस्तों आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। भोपाल गैस त्रासदी निम्नलिखित में से किस वर्ष में हुई थी? ये इंपॉर्टेंट सवाल बोल सकते हैं, इसको पहले भी न जाने कितनी बार परीक्षाओं में पूछा गया है और आने वाले समय में पूछा जाता रहेगा, क्योंकि ये कॉमन और इम्पोर्टेंट दोनों क्वेश्चन है दोस्तों। इसका सही जवाब है दोस्तों 1984। भोपाल आपदा एक रासायनिक रिसाव था जो 3 दिसंबर 1984 को भारतीय शहर भोपाल में हुआ था, जो MP मध्य प्रदेश की राजधानी है, और इसमें अनुमानतन 15,000 से 20,000 लोग मारे गए थे। और इसमें जो उसके जो रिजल्ट्स थे, उनके जो प्रभाव थे, वो हमें आज तक देखने मिलते हैं, और यह उस समय इतिहास की सबसे भयानक दुर्घटना थी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ दोस्तों। निम्नलिखित, 1 मिनट, ये अपन जो पीछे देखा अपन ने क्वेश्चन किया भोपाल गैस त्रासदी। दोस्तों इसमें सही जवाब तो मैंने बता दिया 1984 में हुई थी, लेकिन इसमें गैस कौन सी लीक हुई थी ये आप सब लोगों को कमेंट करके बताना है। मैंने इसलिए इसमें मेंशन नहीं किया ताकि आप लोगों से सवाल पूछ सकूं कि इसमें गैस कौन सी लीक हुई थी। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। निम्नलिखित में से कौन मुंशी प्रेमचंद द्वारा नहीं लिखा गया? ये जितने भी ऑप्शन हैं ये लगभग आप पढ़ेंगे तो आपको लगेगा शायद सब उन्होंने लिखे हैं, क्योंकि मुंशी प्रेमचंद जी एक महान लेखक थे। उन्होंने कई लिखी, कई चीज़ें लिखी हैं, कई कहानियाँ लिखी हैं उन्होंने। बहुत ही मतलब बहुत प्रसिद्ध, बहुत सुप्रसिद्ध रचनाएं लिखी हैं उन्होंने। तो 4 ऑप्शन है सेवा सदन, निर्मला, उसने कहा था, गोदान। सही जवाब है दोस्तों उसने कहा था। उसने कहा था मुंशी प्रेमचंद द्वारा नहीं लिखी गई है। बाकी सारे जैसे सेवा सदन, निर्मला और गोदान तो खैर बहुत ही ज़्यादा फेमस रहा उनका। वास्तव में मुंशी प्रेमचंद द्वारा लिखी गई रचनाओं में जो 20वीं सदी की शुरुआत में एक प्रसिद्ध और प्रभावशाली हिंदू और उर्दू लेखक थे। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य भारत में सर्वाधिक सोयाबीन का उत्पादन करता है? तो दोस्तों ये तो मेरे ख्याल से शायद इसके ऑप्शन की ज़रूरत नहीं है, आप सब बिना ऑप्शन के भी बता सकते हैं। इसका सही जवाब है मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश में सोयाबीन का सबसे बड़ा उत्पादक है, और ये देश के कुल उत्पादन का लगभग 50% हिस्सा मध्य प्रदेश में सोयाबीन का जो उत्पादन है वो देश के टोटल उत्पादन का, पूरे उत्पादन का 50% हिस्सा सिर्फ MP में होता है। हाँ, ये हो सकता है कि आपसे ना पूछा जाए कि कौन सा राज्य सबसे ज़्यादा सोयाबीन का उत्पादन करता है, हो सकता है आपसे ये पूछ लें कि कितना प्रतिशत उत्पादन करता है मध्य प्रदेश, तो आप ध्यान रखिए 50% के लगभग उत्पादन करता है। अगला क्वेश्चन दोस्तों, मध्य प्रदेश के वर्तमान लोकायुक्त कौन है? ऑप्शन है जस्टिस अरुण कुमार मिश्र, जस्टिस नरेश कुमार गुप्ता, जस्टिस PP नावालकर, या फिर जस्टिस हेमंत
गुप्ता। सही जवाब है दोस्तों इसका जस्टिस नरेश कुमार गुप्ता। न्यायमूर्ति एन.के. गुप्ता मध्य प्रदेश के वर्तमान लोकायुक्त हैं। लोकायुक्त भारतीय संसदीय लोकपाल है जो भारत की प्रत्येक राज्य सरकार के माध्यम से और उसके लिए सत्ता में आता है। इसको हम ओम्बुड्समैन के नाम से आपने सुना हो किसी ने, तो ये ओम्बुड्समैन के नाम से भी जाने जाते हैं। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 23 मार्च को निम्नलिखित में से किस स्वतंत्रता सेनानी का शहीद दिवस कहलाता है? मतलब किस स्वतंत्रता सेनानी की मृत्यु के पश्चात उसे शहीद दिवस के रूप में जाना जाने लगा? ऑप्शन है लाला लाजपत राय जी, चंद्रशेखर आजाद जी, राम प्रसाद बिस्मिल जी या भगत सिंह जी। ऑप्शन है दोस्तों भगत सिंह जी। भगत सिंह जी, राजगुरु जी और सुखदेव जी को 23 मार्च 1931 को फांसी की सजा दे दी गई। इन लोगों ने आज़ादी के लिए एक अहम संघर्ष में अपना योगदान दिया था और इनकी कुर्बानी को इतिहास में याद रखने के लिए इस दिन को शहीद दिवस के रूप में मनाया जाता है। बढ़ते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ। मध्य प्रदेश के प्रसिद्ध कलाकार अमजद अली खान निम्नलिखित में से किस वाद्य यंत्र से जुड़े हैं? दोस्तों ये बहुत ही आजकल हिस्ट्री के, कल्चर के, म्यूजिक के और आर्ट के बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, तो दोस्तों ये इम्पोर्टेंट है, इसको बिल्कुल याद रखें आप लोग। ऑप्शन से सितार, तबला, बांसुरी, सरोद। सही जवाब है दोस्तों सरोद। प्रसिद्ध कलाकार अमजद अली खान मध्य प्रदेश राज्य में रहने वाले थे। वह एक प्रसिद्ध भारतीय शास्त्रीय संगीतकार और दुनिया के महानतम सरोद वादकों में से एक हैं। सरोद वह संगीत वाद्य यंत्र है जिसमें वह जुड़े हुए हैं। अमजद अली खान ने भारतीय शास्त्रीय संगीत के क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान दिया है और सरोद पर अपने कौशल और कलात्मक के लिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ख्याति अर्जित की है दोस्तों। तो अगर क्वेश्चन आएगा कि फेमस कौन है सरोद में, तो भी अमजद अली खान है, और अगर ये पूछें कि अमजद अली खान जी किस म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट में फेमस है, तो भी आंसर सरोद आएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। निम्नलिखित में से कौन सा मध्य प्रदेश का राज्य वृक्ष है? दोस्तों ये तो मेरे ख्याल से जो एमपी की तैयारी कर रहा है, जो पिछले शायद 6 महीने से भी पढ़ रहा है, तो वो भी इसका जवाब बना लेगा। करेक्ट ऑप्शन है दोस्तों इसका बनियान, बरगद का पेड़ जिसको बोलते हैं हम, बरगद का पेड़ जिसको हम फाइकस बेंगलेंसिस बोलते हैं, साइंटिफिक नेम है जिसका, ये भी आप याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, को एमपी का जो है राज्य वृक्ष के रूप में नामांकित किया गया है। और यह निर्णय जो है इस पेड़ के जो सांस्कृतिक, पारिस्थितिक और ऐतिहासिक महत्व है उसकी वजह से इसे हमारा राजकीय पेड़ बनाया गया है। यह अंजीर परिवार से संबंधित है, जिसको मतलब जेनेटिकली जो है अंजीर परिवार से संबंधित है और अपने विशाल आकार और दीर्घायु के लिए जाना जाता है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। किस प्रसारण कंपनी ने अगले 5 वर्षों के लिए भारतीय क्रिकेट टीम द्वारा खेले जाने वाले मैचों में मीडिया राइट अधिकार सुरक्षित कर लिए? तो ऑप्शन है दोस्तों जियो, जी स्टार, सोनी। सही जवाब है दोस्तों, सही जवाब है दोस्तों इसका स्टार। 2018 में स्टार स्पोर्ट्स इंडिया ने 6,138 करोड़ रुपए में 6,138 करोड़ रुपए में टेलीविजन और डिजिटल दोनों प्लेटफॉर्म के बीसीसीआई से मीडिया अधिकार जीतने के लिए रिलायंस और सोनी को पछाड़ दिया था। ये अधिकार 2018 से 2023 तक के लिए उपलब्ध रहेंगे, यानी 2024 में किसी नए के पास ये आ सकते हैं। और हाँ, अगर ये पूछें कि आईपीएल का किसको मिला डिजिटल मीडिया राइट, तो जो टीवी पे दिखाने का था वो स्टार स्पोर्ट्स के पास था, लेकिन मोबाइल और दूसरे डिवाइसेस पे दिखाने के लिए था वो जियो के पास था। तो दोस्तों आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। निम्नलिखित में से किस रेलवे स्टेशन की इमारत को यूनेस्को विरासत स्थल घोषित किया गया? ऑप्शन है छत्रपति शिवाजी टर्मिनस, हावड़ा जंक्शन, हजरत निजामुद्दीन या चेन्नई सेंट्रल। छत्रपति शिवाजी टर्मिनस इसका सही जवाब है। छत्रपति शिवाजी टर्मिनस पे आप जाएंगे तो आपको दिखेगा कि यार ये मतलब पुराने जमाने के महल जिससे आकृति बनी हुई है इस बिल्डिंग के बाहर। रेलवे स्टेशन की शुरुआत जहाँ से होती है आपको लगेगा ही नहीं कि अंदर रेलवे स्टेशन हो सकता है, इतना खूबसूरत है वो बाहर से देखने पे। तो आगे बढ़ते हैं दोस्तों। यह जो है ये विक्टोरिया टर्मिनस के नाम से जाना जाता था पहले, और ये रेलवे स्टेशन की इमारत है जो यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर स्थल घोषित की गई है।
यह मुंबई में स्थित है और अपने प्रभावशाली वास्तुशिल्प डिजाइन के लिए ये बहुत ज़्यादा फेमस है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ये इस पार्ट का आखिरी क्वेश्चन है दोस्तों। मध्य प्रदेश के प्रसिद्ध पार्श्व गायक किशोर कुमार का जन्म स्थान क्या है दोस्तों? ये एक ऐसा सवाल है जो एज अ एमपी स्टूडेंट आपको पता होना चाहिए, क्योंकि ये एक प्रकार का गर्व का सवाल भी है, क्योंकि किशोर कुमार जी बहुत प्रसिद्ध हैं पूरे भारत में और उनका जन्म एमपी में हुआ, तो ये हमें बिल्कुल याद रखना चाहिए। इसके ऑप्शन है रतलाम, गुना, खंडवा या सतना। सही जवाब है दोस्तों इसका खंडवा। किशोर कुमार जी का जन्म खंडवा के एक बंगाली ब्राह्मण गांगुली परिवार में आभास कुमार गांगुली के रूप में हुआ था। उनके पिता का नाम कुंजीलाल गांगुली था, वो एक वकील थे, और उनकी माँ गौरी देवी एक बंगाली परिवार से थी और वो एक गृहिणी थी। तो दोस्तों बताइएगा आपको हमारा ये पहला पार्ट कैसा लगा। हम फिर आएंगे अगला पार्ट लेके। तब तक के लिए दोस्तों हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, क्योंकि दोस्तों याद रखिए ज्ञान बांटने से ही बढ़ता है। जय हिंद, जय भारत।